अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता गंगा अवतरण के साथ। तो शुरू करते हैं गंगा अवतरण। निकसिक मंडलत उमंड नभ मंडल खंडित धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित भयव घोर अति सबल धमक सो त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित गंगा अवतरण शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। व्याख्या देखते हैं। निकषि कमंडल तय, यहीं से ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, नभमंडल खंडित आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ी चली। आगे वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ। उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। त्रिभुवन तरजे, तीनों लोग भयभीत हो गए। और गंगा के उतरने से वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। मनहु मिनी, मानो तीनों लोग वेग एक ही साथ सब गरज रहे हों। आइए अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज है, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास है, रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है और छंद रोला है। दूसरा देखते हैं। निज दरे रसो पवन पट्टल भारती फहरावती सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती चलिए धार धुधकारी धरा दिस काटती कावा और सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। आइए संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, पौ पटल फाड़, अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई तथा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ती है। ये हुआ दूसरा। यहाँ भी आप काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ भी रूपक अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज और छंद रोला है। आइए तीसरा देखते हैं। स्वाति घटा गहरात मुक्ति पानिप सो पूरी के धो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चम चमाति चंचल छवि छाई। आइए इसका देखते हैं। स्वाति घटा से व्याख्या है। आकाश से धरती तक उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को, श्वेत धारा को
देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छ और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसे शोभा पा रही है मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। आइए यहाँ काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, ब्रज, अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, संदेह और अनुप्रास अलंकार है। रस शांत है, गुण ओज है, छंद रोला है। अगला देखिए, रुचिर रजत कै बितान तान्यो अति विस्तर, झरति बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए। इसकी व्याख्या देखिए। रुचिर रजतमय, आकाश से पृथ्वी तक अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसे प्रतीत होती है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो। ताने उस बिस्तर विशाल तंबू तान दिया हो। उस धारा से झरती हुई जल की बूंदें ऐसे शोभा पा रही थी जैसे उस तंबू में लटकी मोतियों की झालरें झिलमिला रही हूं। लगता है उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूहों ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए। काव्यगत सौंदर्य में आप यहाँ देखेंगे भाषा ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है, और अलंकार में उपमा अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, छंद रुला है, गुण प्रसाद और सर्वशक्ति लक्षणा है। आइए पुनः एक बात बताना चाहूँगा कि परीक्षा में आपको संपूर्ण अर्थ नहीं लिखना है और ना ही काव्यगत सौंदर्य लिखना है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस प्रकार से हो सकते हैं। आइए चौथे में ही देखते हैं। रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अत बिस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर। अगर इसमें से पहला प्रश्न हम करेंगे तो पहला प्रश्न यही रहेगा, उपर्युक्त कविता का संदर्भ या उपयुक्त कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखो। तो अगर ऐसा प्रश्न है और लगभग यही प्रश्न रहेगा तो यहाँ आप जान रहे हैं उपयुक्त कविता का शीर्षक गंगा अवतरण है और लेखक का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न, झरती बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर, मोतियों की झालर की भांति क्या झिलमिला रहे हैं। तो आप बताएंगे गंगा जी जब ब्रह्मा के कमंडल से निकल रही हैं वहां से नीचे गिरती हुई वो मोतियों की झालर की तरह से झलमला रही हैं। तीसरा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित यहाँ किया नहीं गया है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए और सुर वर्तन के वृंद करत आनंद मनाए। अगर यहाँ इस पर लगा लेते हैं तो केवल इन 2 लाइनों का ही बताना है। अर्थ क्या इसका हो जाएगा, ताके नीचे, उस बितान के नीचे
उस तंबू के नीचे ऐसा मालूम पड़ता है कि देवताओं की स्त्रियों ने समूह में आकर आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सज्जा जमा लिए हैं। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ ऐसा हो सकता है कि उस तंबू में कौन आनंद मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप इसमें लिखेंगे सूर्यवनितन, देवताओं की स्त्रियां तंबू के नीचे आनंद मनाने के लिए इकट्ठा हो गई। और पांचवा जो प्रश्न होगा उसमें अलंकार छंद पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा पूछ लिया गया कि उपरोक्त कविता में कौन सा अलंकार है या कौन सा छंद है, तो आप छंद में लिखेंगे छंद रोला है और अलंकार में लिखेंगे उपमा और अनुप्रास।